हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का 9th चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर दिया है और इसके 2 पार्ट अपन देख चुके हैं। याद है ना आपको कौन कौन से 2 पार्ट अपन ने देखे? एक तो अपन ने देखा था आगम, और आगम के अंदर भी अपन ने कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। और सेकेंड पार्ट के अंदर अपन ने देखा था पूर्ण प्रतियोगी बाजार, और पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर हमारा कुल आगम कैसा था, औसत आगम, सीमांत आगम, उसके अंदर आपस में अपन ने संबंध देखे, उनको सारणी के द्वारा देखा और उनको ग्राफ के द्वारा देखा। अब अपना जो थर्ड टॉपिक है एकाधिकार बाजार। तो एकाधिकार बाजार पढ़ने से पहले अपने दिमाग में पूर्ण प्रतियोगी बाजार को ले आइए, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अपन ने क्या देखा था? बाजार की वह अवस्था जहां क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा हो, क्रेता और विक्रेता दोनों को कीमत की जानकारी हो, उसे ही हम पूर्ण प्रतियोगी या परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट कहा था अपन ने। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर अपन ने देखा था कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम, और अपन ने देखा था कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर जो कुल आगम बढ़ रहा था और औसत आगम और सीमांत आगम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आई थी जो कि एक्स अक्ष के पैरेलल थी। तो क्योंकि वहां पर क्या था, वो पूर्णतः लोचदार था। एक्स अक्ष के समांतर मतलब उसका जो कीमत, मांग की जो कीमत लोच थी वो क्या थी? इन्फिनिटिव, अनंत थी। क्यों अनंत थी? क्योंकि वहां पर क्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो विक्रेता अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। यदि विक्रेता कीमत में थोड़ा सा भी चेंज करता था तो उसकी मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना थी। इसलिए वहां पर अपनी जो मांग की कीमत लोच बहुत ज्यादा थी, जिसको अपन ने कहा था लोचदार। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार अपन के दिमाग में है। तो आज अपना जो टॉपिक आएगा अपना एकाधिकार बाजार। क्या आएगा? एकाधिकार बाजार। एक अधिकार जिस पर एक का अधिकार हो उसे अपन एकाधिकार बाजार कहेंगे। और एकाधिकार बाजार को क्या कहते हैं? मोनोपोली, है ना। तो बाजार की वह अवस्था जहां पर एक ही विक्रेता या एक फर्म हो तो उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। और एकाधिकार बाजार में क्या होता है? ऐसी वस्तु का उत्पादन होता है जिसकी निकट स्थानापन्न वस्तु आसपास में नहीं मिलती हो। तो वहां पर क्या करता है? विक्रेता थोड़ी मनमानी करता है और अपनी मर्जी से वस्तुओं की कीमत भी निर्धारित करता है और मात्रा को भी वो निर्धारित करता है। तो बच्चों, यहाँ पर अपन को एक बात याद रखनी है कि एकाधिकार बाजार के अंदर जो अपना विक्रेता है वो या तो कीमत को निर्धारण करेगा या उसकी मात्रा को, कि मुझे कितनी मात्रा बेचनी है। तो दो में से एक चीज को निर्धारित करता है तो दूसरी चीज अपने आप ही निर्धारित हो जाती है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि बाजार की वह अवस्था जहाँ पर विक्रेता की संख्या मात्र एक हो या एक ही फर्म हो, उत्पादनकर्ता मात्र एक हो, तो वो अपने जो माल को बेचेगा और बेचने से उसको जो आय प्राप्त होगी उस आगम की बात अपन इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, अच्छा एकाधिकार के कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे डाक विभाग है, रेल विभाग है, बिजली विभाग, जल विभाग। ये ऐसा है कि जो मोनोपोली है इसके ऊपर, तो ये बाजार कहलाते हैं एकाधिकार बाजार, क्योंकि इसके ऊपर मात्र एक विक्रेता का ही अधिकार है। अब अपन एकाधिकार बाजार के अंदर आगम की बात क्या करेंगे कि एकाधिकार बाजार के अंदर विक्रेता को अपने माल की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है उसे हम एकाधिकार बाजार में आगम कहेंगे। अब हम एकाधिकार बाजार के अंदर भी हम तीनों तरह के आगम को देख लेते हैं। कौन से तीन आगम? कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। कुल आगम याद है आपको? लास्ट टॉपिक में देखा था ना अपन ने बच्चों। कुल आगम का मतलब होता है बिक्री की मात्रा इंटू कीमत। यदि हम वस्तु कितनी बेची है उसमें उसकी कीमत का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें कुल आगम प्राप्त होता है। यही हमने पूर्ण प्रतियोगी बाजार में पढ़ा था। तो एकाधिकार बाजार में जब कोई विक्रेता अपने माल को बेचता है तो जितना माल की इकाइयां बेची मल्टीप्लाई उसमें उसका कीमत का गुणा कर दीजिए तो अपन को टीआर प्राप्त हो जाएगा। और अपन देखेंगे कि एकाधिकार बाजार में जो कुल आगम है वो पहले बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है और वापस कम हो जाता है। तो इसका जो वक्र है कीमत और मात्रा के बीच में, या तो आ गई बिक्री मात्रा, ये क्या है अपनी बिक्री मात्रा जो उसने बेचा है, और ये हो गई कीमत। यदि हम कीमत और बिक्री मात्रा के बीच के अंदर एकाधिकार बाजार में ग्राफ बनाते हैं तो कैसा आता है? पहले तो क्या हो रहा है बच्चों? उसमें पहले तो वृद्धि हो रही है और फिर वापस ऐसा क्यों बनाया मैंने? क्योंकि पहले देखिए 10 to 16 के अंदर क्या हुआ? +6, फिर 16 to 18 +2, फिर +0 और फिर -2। अर्थात पहले तो बढ़ा फिर अधिकतम हुआ और अधिकतम के बाद वापस कम होने लगा।
तो जो ये टीआर है अपना, जो आगम वक्र है, कुल आगम वक्र, ये क्या हो रहा है, पहले तो बढ़ रहा है तेज गति से, फिर धीमी गति से बढ़ रहा है और फिर मैक्सिमम हो गया और मैक्सिमम होने के बाद कम हो गया। तो ये है एकाधिकार बाजार के अंदर कुल आगम वक्र। अब हम देखेंगे कि एकाधिकार बाजार में एमआर क्या आती है। एमआर क्या है अपनी, एमआर है अपनी डेल्टा टी आर ओपन डेल्टा क्यू। तो टी आर मतलब एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आगम में जो चेंज आता है उसे ही सीमांत आगम कहते हैं। तो सीमांत आगम देख लीजिए, 1 से 2 इकाई करी, पहले क्या था 10, फिर 1 से 2 इकाई करी तो कितना चेंज आ गया, 16 में से 10 गए तो 6, 18 में से 16 गए 2, 18 में से 18 गए तो 0 और 16 में से 18 गए तो -0। अर्थात सीमांत आगम क्या हुआ, पहले तो कम हुआ और फिर धीरे धीरे और कम हुआ और फिर 0 होकर के वापस ऋणात्मक हो गया। और 0 कहाँ पर है, जहाँ पर कुल आगम अधिकतम है वहां पर अपना ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो यदि अपन कीमत और इसमें यदि अपन ग्राफ बनाते हैं तो ये अपना क्या मैक्सिमम पॉइंट है। तो यहाँ से अपना ये जो सीमांत आगम का जो ग्राफ है वो इस तरह से जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अपन देखते हैं कि यहाँ पर 0, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, जैसे जैसे बिक्री की मात्रा बढ़ रही है तो हमारा क्या हो रहा है, जो सीमांत आगम है वो कम हो रहा है और जहां पर कुल आगम अधिकतम है वहां हमारा सीमांत आगम 0 हो गया है और फिर नीचे आते आते माइनस में आ गया है। तो अपन को देखना पड़ेगा कि एकाधिक, और आपको याद है ना पूर्ण प्रतियोगी बाजार में बच्चों, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर हमारा सीमांत आगम कैसा था, एक्स अक्ष के पैरेलल था और औसत आगम भी एक्स अक्ष के पैरेलल था। लेकिन एकाधिकार बाजार में हमारा जो सीमांत आगम वक्र है वो बिल्कुल नीचे गिरता हुआ आ रहा है, पहले कम हो रहा है और फिर 0 हो रहा है, फिर माइनस में आ रहा है। इसी के साथ हम AR भी देख लेते हैं। AR का क्या फॉर्मूला है, TR ओपन Q, अर्थात कुल आगम के अंदर यदि हम बिक्री की मात्रा का भाग दे दें, कुल आगम में हम किसका भाग दे दें, बिक्री की मात्रा का भाग दे दें, तो अपना क्या आ जाता है, AR मतलब औसत आगम। और औसत आगम को मैंने आपको बताया था P, क्योंकि P निकालने का भी फॉर्मूला क्या है, P = TR ओपन Q। तो यदि हम P और Q के अंदर हम देखते हैं, AR के लिए अपन डिवाइड करो, 10 में 1 का भाग लगाया 10, 16 में 2 का भाग लगाया 8, 18 में 3 का 6, 18 में 4 का तो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 20 और ये 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 अप्रोक्स ये आएगा। तो AR भी क्या हो रहा है, 10 से 8 6 4 और 2 ये भी कम हो रहा है, AR भी कम हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जो औसत आगम में जो कमी आ रही है वो सीमांत आगम की तुलना में कम कमी आ रही है, इसमें तो एकदम से कमी आ रही है। और सीमांत आगम तो 0 भी हुआ था लेकिन हमारा औसत आगम 0 नहीं हो रहा है और न ही माइनस में जा रहा है। तो हम यदि औसत आगम का ग्राफ बनाएंगे तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा और ये न तो 0 होगा न ही ऋणात्मक होगा। तो देखा बच्चों आपने, एकाधिकार बाजार के अंदर अपन ने कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम को देखा। तो एक बार मैं वापस आपको रिपीट कर देती हूँ। एकाधिकार बाजार, बाजार की वह अवस्था जहाँ पर विक्रेता मात्र एक होता है, क्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए विक्रेता एकाधिकार रखता है, मोनोपोली रखता है, उसकी मनमर्जी करता है और कीमतें भी अपने हिसाब से निर्धारित करता है। इसीलिए यहाँ पर और मांग की कीमत लोच बेलोच होती है। इसलिए बेलोच होती है क्योंकि यहाँ पर विक्रेता की मनमानी चलती है तो क्रेता की मजबूरी होती है, तो उसको वहीं से सामान खरीदना होता है। इसलिए मांग की कीमत लोच ED = 1 है, अर्थात बेलोच है। कीमत में ज़्यादा कितना भी परिवर्तन हो जाए तो मांग में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको अपन एकाधिकार बाजार का, एकाधिकार बाजार में एकाधिकार बाजार के विक्रेता उत्पादनकर्ता को अपना माल बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे हम एकाधिकार बाजार में आगम कहते हैं। एकाधिकार बाजार में भी अपने आगम को 3 लिया है, TR, AR, MR। TR का अपने देखा Q × P, अपने देखा कि इसमें TR बढ़ रहा है। TR क्या हो रहा है, पहले बढ़ा, फिर स्थिर हुआ, फिर अधिकतम हुआ और फिर माइनस में हो गया। तो माइनस तो नहीं हुआ लेकिन अपन इसको कहेंगे कि और कम हो गया क्योंकि ये तो इसका डिफरेंस है। तो जो कुल आगम क्या हुआ था, पहले तो बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर अधिकतम और अधिकतम होने के बाद न्यूनतम कम हो रहा है। इसलिए TR का वक्र इस तरह है, यहाँ अधिकतम होने के बाद फिर कम हो रहा है। और अपन ने देखा कि जो सीमांत आगम है वो कम होता गया 0 के बाद माइनस में हो गया। लेकिन अपना जो AR है वो भी कम हुआ लेकिन न तो 0 हुआ न ही माइनस में हुआ। तो ये AR है अपना, ये MR है। तो ये हो गया आज अपना एकाधिकार बाजार के अंदर बच्चों कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम।
तो अब आपको इस चैप्टर के अंदर आगम समझ में आ गया होगा और तीनों तरह के आगम, कुल, औसत और सीमांत आगम समझ में आ गए होंगे। और अपन ने पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर भी ये तीनों अवस्थाएं, तीनों के ग्राफ, सारणी देख लिए। और अभी अपन ने एकाधिकार बाजार किसे कहते हैं, तीनों तरह की आगम देख लिए, तीनों एक ग्राफ के अंदर बना के देख लिए और सारणी से भी देख लिया। यदि इसकी सारणी, क्योंकि बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको इस सारणी को अधूरी भर के दे देते हैं और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आता है और लगभग कभी कभी 7 और 8 नंबर की ये टेबल आ जाती है। तो देखा ना अपने बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस हमको चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। रटोगे तो कभी याद नहीं होगा। आपस में चीज़ों का कॉम्बिनेशन बिठाइए, कोरिलेट कीजिए और समझिए, तो अपने आप चीज़ें आपको याद रहेगी और आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकेंगे। तो आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है, कोई डाउट होता है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे देखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। और अब अपन इसका जो लास्ट पार्ट है, अपूर्ण प्रतियोगिता, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।